प्रवासी मजदूरों के लिए मैंने 3 दिन का उपवास रखने का निर्णय लिया है। आज उपवास का दूसरा दिन है। अब मैं आज सोचता हूँ कि क्यों नहीं प्रवासी मजदूरों से सीधे मैं बात करूँ कि उनके लिए मैं क्यों उपवास रख रहा हूँ, उनकी समस्याओं का जो सामने आएंगी, अभी कुछ आज हैं कुछ आने वाली हैं, तो कैसे उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो मैं कहूँगा कि प्रवासी मजदूर भाइयों, एक तो आप समझ लीजिए कि ये तो आप विकट समस्या का सामना कर रहे हैं। इतना दारुण और इतना दुख दे रहा है सबके मन को। जिस तरह से आप पैदल चल दिए हैं, इस तरह धूप में जिस तरह निकल पड़े हैं, तो ये मत समझिए कि इसको समझ नहीं रहे लोग। सब लाखों लोग आपकी इस पीड़ा को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन चूंकि एक लॉकडाउन का समय है, लोग निकल नहीं सकते हैं, इसलिए ज़्यादा तो आपकी मदद नहीं कर सकते। फिर भी जितना जो कर रहा है मैं समझता हूँ कि वो धन्यवाद के पात्र हैं। हमारे संस्था के लोग भी, जैसे नैतिक पार्टी के लोग हैं, वो लोग भी जो आपको पानी का या पूरी आर्थिक सहायता का जो भी कर सकते हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन ये समस्या तो आप आज नहीं तो कल घर पहुँच जाएंगे। मैं समझ रहा हूँ कि ये घर पहुँचने के बाद भी ये समस्या आपका इसका समाधान नहीं हो पाएगा। इसका कारण है कि ये समस्या बहुत आने वाले समय में और विकट होने जा रही है। देखिए, आप ध्यान दे होगा कि आखिर में आपने गाँव क्यों छोड़ा। आपने तो गाँव इसलिए न छोड़ा ना कि वहाँ गाँव में काम नहीं था, आपके पास ज़्यादा हुनर था, आपको ज़्यादा शिक्षा थी, पढ़े लिखे थे, वैसा काम गाँव में नहीं था, इसलिए आप गाँव को छोड़ के सोचे कि महानगरों में जाएँ, वहाँ आपके हुनर की भी कदर होगी, वैसा काम मिलेगा और ज़्यादा पैसा मिलेगा, और उसके साथ ये भी आपका था कि अपने परिवार के बच्चों को पढ़ा लिखा लेंगे और उनकी ज़िंदगी भविष्य को बना लेंगे। अब ये एक सपना लेके आप शहर गए थे, लेकिन शहर में जब पहुँचे तो ठीक ठाक सब चल रहा था, लेकिन एक वैश्विक महामारी कोरोना ने आके आपके सारे लोगों को, पूरे देश के, क्या पूरी दुनिया के लोगों को एक तरह से एक संकट में डाल दिया। तो ये संकट तो चल ही रहा था, लेकिन आपने भी समझा कि ठीक है, ये संकट कुछ दिन में दूर हो जाएगा। आप गांव शहर में काम कर रहे थे, लेकिन संकट के बीच में ये एक सबसे बड़ा संकट आ गया कि आपका शहर में रहना मुश्किल हो गया। शहर में क्यों रहना मुश्किल हो गया? हम लोग अवगत थे, सभी अवगत है कि किराएदार जहाँ किराया दे के रहते थे, किराएदार किराया मांगने लगा। उसने कहा कि अगर आप किराया नहीं देंगे तो आपको हम नहीं रखेंगे। बिजली, कई लोग कई जगहों पर बिजली काट दिया। कहीं ये भी सुनने को मिला कि लोगों ने कहा कि आप एक एक कमरे में 5-5 लोग रहते थे, उस पर भी 8-8 लोग रहते थे, उस पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति उठाई। आपके जो जिन्होंने नौकरी दे रखी थी फैक्ट्री में, उन्होंने भी कहा कि हम आपको तनख्वाह नहीं देंगे। तो बाहर भी आपके पास जितना बचत के पैसे थे, 4-5 हज़ार रुपया, 2 हज़ार रुपया, या जो भी बचत कर रहा हो, वो भी आपका खत्म हो गया। तो अब आपके पास न पैसा रह गया, न रहने का ठिकाना रह गया, न आगे का भविष्य का कोई संभावना रह गई। तो फिर भी आपने सोचा कि लॉकडाउन है, पहले लॉकडाउन जब 3 हफ्ते का हुआ तो आपने सोचा कि हम इसमें अपना किसी तरह गुजारा कर लेंगे, इसके बाद चीज़ें सुधर जाएंगी। लेकिन चीज़ें सुधरी नहीं। अब ये समस्या तो और बढ़ती गई। सरकार को जो व्यवस्था करनी थी कि आपको उन शहरों में जहाँ आप रह रहे थे वहाँ खाना पहुँचाना, आपको मकान से कोई न निकालने पावे, आपके रोजगार की गारंटी न हो, सहायता, आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तो सरकारों ने तो ऐसा किया नहीं। चाहे राज्य की सरकारों ने और केंद्र ने भी ऐसी कोई व्यवस्था, केंद्र सरकार ने भी ऐसा नहीं किया जिससे कि आपकी ये सब सुविधा आपको जो मिल रही थी वो आपकी चालू रह सके। तो आपके लिए, और वहाँ से आपको घर भेजने की भी लिए बंदिश थी कि वहाँ से आप निकल नहीं सकते हैं। तो एक तो आपका सपना वहाँ ख़त्म ही हो गया था शहर में, और गांव जाने की व्यवस्था नहीं थी। तो अब हुआ क्या कि आपके लिए मजबूरी थी कि आप तो जीने मरने का सवाल आ गया, वहाँ भी जिंदा नहीं रह सकते। तो आपने सोचा कि चलो यहाँ तो हम शहर में जिंदा रह नहीं सकते, तो चलो शहर रास्ते में निकल पैदल गाँव में चल दिए। ये बताइए कितना ये बड़ा फैसला आपने लिया। मैं आपके संकल्प को सलाम करता हूँ। मामूली कितना बड़ा संकल्प लिया। क्या कल्पना करते थे हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करके कोई पैदल जा सकता है आज के दिनों में? लेकिन आपने इतना संकल्प लिया और निकल पड़े। आप अगर कोई इतना बड़ा पदयात्रा, लंबी पदयात्रा के लिए कोई बड़ा नेता अगर फैसला लिया होता तो हीरो बन जाता कि वाह क्या नेताजी ने कमाल कर दिया। नेताजी का जगह जगह अभिनंदन होता, नेताजी की जगह जगह स्वागत होता, नेताजी बड़े बड़े भाषण देते। लेकिन आपके साथ क्या हुआ? आप इतनी लंबी यात्रा के लिए निकले तो न कहीं पानी की व्यवस्था, न खाने की व्यवस्था, न कहीं दवाई की व्यवस्था। रास्ते में जो लोग आपके साथ मर गए वो रास्ते में एक्सीडेंट से मर गए, वहीं रह गए। बहुत साथी छूटते गए, बीमार होते गए, लेकिन आप चलते रहे। सारी वेदना तकलीफ सहते सहते आप चले, गाँव पहुँचे। गाँव में आपको वहाँ निश्चित रूप से, क्योंकि आप बाहर से आए थे, तो आपको क्वारंटाइन किया गया 14-15 दिन में। वहाँ भी आपने एक तकलीफ झेली। उसके बाद अब ये जो समस्या पर मैं चर्चा करना चाहता हूँ आपसे कि ठीक है आप वहाँ तक पहुँच गए, लेकिन गाँव में रोजगार है कहाँ? तो गाँव में तो रोजगार कोई देगा नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि ये आपकी जो समस्या है इसको क्यों नहीं अपने में
खुद उपवास रहूं, उपवास रख के अपने आत्मा को शुद्ध करूं, आत्मा से प्रार्थना करूं, शुद्ध आत्मा से प्रार्थना करूं भगवान से पहले, क्योंकि सबसे बड़ा भगवान है कि भगवान आपके कल्याण करे। जो भी कष्ट आप सह रहे हैं भगवान आपके कल्याण, आपका सब आपका दुख कष्ट रोज कुछ न कुछ कम करे। और एक तरह से मेरी तो यही प्रार्थना है कि भगवान इस कष्ट से आपको बाहर करे, आपका कष्ट दूर कर दे। लेकिन इसके साथ साथ मैं सरकार से भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा मन शुद्ध है, शुद्ध मन से ये मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और सरकार से मेरी ये प्रार्थना है कि सरकार आपके लिए 3-4 चीज़ जरूर करे ताकि आप लोग कुछ राहत मिले। पहला काम तो सरकार को मैं चाहता हूँ सरकार करे कि सरकार आपको, जैसे क्वारंटाइन पीरियड आपका ख़त्म हो, आपको कम से कम मनरेगा के हित में के द्वारा ही, अभी मनरेगा क्या है 120 दिन का है, 120 दिन का अगर आप जोड़ें तो साल भर में 120 दिन तो 2000 रुपये आएगा महीना, उससे तो आपका काम चलेगा नहीं। फिर वो मनरेगा में काम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आप सब गांव की राजनीति आप जानते ही हैं, गांव की राजनीति के नाते वो भी एक बहुत बड़ी समस्या होती है मनरेगा का। तो इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि कम से कम सभी को, जो भी मजदूर पहुंचे, 6000 रुपये की व्यवस्था प्रतिमाह आपको करना चाहिए, करें आपके लिए। और इसके लिए जो भी आपसे काम करना चाहिए, जैसा भी सरकार काम करे, सरकार के पास तमाम योजनाएं होती हैं, सारी योजनाएं का काम इस समय शुरू कर दें ताकि आपको 6-6 हज़ार रुपये कहीं से भी वो ला कर दें। और उसके आपसे जितना भी चाहे आप काम करें। आप सब कोई मामूली लोग नहीं हैं, मैं इसलिए कहता हूँ। आप शहरों में अपने हुनर से आप कमाते थे, सबके पास कोई ना कोई हुनर है। अब वो बात नहीं है कि आपसे खेत कोड़ने का काम लेने की जरूरत है, आपसे बात तमाम हुनर है। आप कहीं ना कहीं सब लोग शहरों में काम किए तो अपने हुनर के भरोसे काम किए, तो उन कामों के द्वारा आपको उसे काम दिया जाए और उसको 6000 रुपया दिया जाए, ताकि तब तक दिया जाए जब तक कि आपके लिए रोजगार की अस्थायी व्यवस्था नहीं। ये तो एक टेम्परेरी व्यवस्था हुई ना, लेकिन अस्थायी व्यवस्था जब तक नहीं जाती है तब तक आपको इतना पैसा मिलता है। दूसरा है कि बहुत सारे लोग कुछ दिनों बाद गाँव जाना शहर जाना चाहेंगे कि अपने अपनाने रोजगार पर। अब तो जाएंगे तो रोजगार मिलेगा नहीं, क्योंकि आपने इतना दिन तो आपका मालिक इंतजार करेगा नहीं या आपका एम्प्लॉय इंतजार करेगा नहीं। तो वो भी जो नौकरी थी आपकी, जो भी जहाँ आप काम करते थे, उसको भी सरकार एक तरह से सुरक्षित रखेगी, ताकि जब आप गांव वापस जाएं तो उस गांव से शहर वापस जाएं तो शहर में वो आपको काम अपना वापस मिल जाए। तो ये 2 चीज़ें तो बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन अस्थायी व्यवस्था आप सोचने की ज़रूरत है। ये भी हम लोग एक प्रार्थना कर रहे हैं कि अब गाँव में रोजगार की अस्थायी व्यवस्था करें। आप एक बार गाँव छोड़ के शहर गए रोजगार के लिए, शहर रोजगार खत्म हो गया तो गांव आए। तो ऐसा तो नहीं कि ज़िंदगी भर पीढ़ी दर पीढ़ी यही करते रहेंगे, शहर से गांव, गांव से शहर। एक अस्थायी व्यवस्था करनी है। और अब इतनी बड़ी आबादी में लोग गांव जा चुके हैं कि वो सारे के सारे लोग तो शहर जाएंगे नहीं। तो अब गांव में रोजगार की व्यवस्था अस्थायी रूप से करनी पड़ेगी। और गांव में अस्थायी रूप से रोजगार कैसे व्यवस्था होगी? तभी होगी जब गाँव को सरकार का आप स्थापना करिए, तो जो गाँव पंचायत है उसको गाँव की सरकार बनाइए और गांव की सरकार को इतना अधिकार दीजिए कि जितने जैसे ही अच्छी से अच्छी योजनाएं चलाएं, अच्छे से अच्छे रोजगार की व्यवस्था करें लोगों को, तो एक रोजगार की तमाम संभावनाएं गांव के लोग पैदा कर सकते हैं। और चूँकि आप सब लोग पढ़े लिखे टेक्निकल हैं, तो इसलिए आप लोग भी उसमें मिल के एक नई नई बातें कर सकते हैं। एक रोजगार का पूरा माहौल ही बदल सकते हैं कि गाँव में रोजगार, तो बहुत सारे को रोजगार लोगों को मिल जाएगा और अच्छा रोजगार मिल जाएगा। और रोजगार आपके लिए रोजगार के साथ साथ जो मैं टेक्निकल नॉलेज की बात करता हूँ, तो हम लोग की मांग है कि हर 20 गाँव में हम लोग का एक प्रार्थना है। हम लोग वैसे तो अपने संगठन की मांग करते हैं, लेकिन यहाँ तो आज मैं प्रार्थना कर रहा हूँ कि हर 20 गाँव में एक गाँव ऐसा बनाया जाए जो कि तकनीकी गाँव, ताकि तकनीक सीखने के लिए गाँव के लोगों को बड़े बड़े शहरों में दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो तकनीक की व्यवस्था गाँव में किया जाए ताकि हर गाँव को तकनीकी ज्ञान हो। और आपका ज्ञान गाँव के लोगों का तकनीकी ज्ञान से लेके एक नए तकनीकी भारत का भी हम निर्माण कर सकते हैं। वो तकनीकी भारत शहर के भारत नहीं होगी, वो तकनीकी भारत गांव गांव से विकसित होगी। तो ये हम लोग चाहते हैं कि सरकार करे। और मजदूर साथियों, एक बात और कहना चाहूँगा कि ये आप अपने को ये मत समझिए कि आप के पास क्षमता नहीं है, आप निरीह हैं। हम लोग आपके साथ हैं, आपकी क्षमता का विकास करेंगे। और हम आप चाहते हैं कि कैसे इस चीज़ को जो हम कह रहे हैं प्रार्थना सरकार कर रहे हैं। सरकारें तो राजनीति करती हैं, आप जानते हैं, उनको राजनीतिक फ़ायदा जिस चीज़ से मिलता है वो करती हैं। विकास के नाम पर भी राजनीति करती हैं। उनको ये नहीं ज़्यादा चिंता है कि आपका जीवन कैसे विकसित हो, बल्कि विकास की योजनाएं बना के लोगों को एक सपना दिखाती हैं, लालच दिखाती हैं। उसी में मजदूर भाई और गाँव के किसान बहुत सारे लोग फंसे रहते हैं। अब वो समय आ गया है कि अब इसमें फंसने की जरूरत नहीं है।
अब समय आ गया है कि अपने लिए सोचिए, अपनी ज़िंदगी के लिए सोचिए, अपने के विकास के लिए सोचिए। और ये जैसा मैंने कहा कि जहाँ आप हैं वहीं रोजगार अगर मिले, वहीं आपको शिक्षा की व्यवस्था हो, वहीं अच्छे स्कूल की व्यवस्था हो, तो आपका ज़िंदगी में बहुत खुशहाल हो जाएगा। तो इसके लिए सोचिए। तो इन राजनीति करने वाले लोगों के अगर भकाव में रहेंगे तो ये तो बिल्कुल हमेशा वही करेंगे जिससे कि आप कभी न कभी उनके चंगुल में फंस के उनके लिए काम करें। और काम क्या करें, उनको वोट दें, बस वोट देने तक उनका आपसे मतलब रहता है। तो हम लोगों ने आपको मैं आज इसलिए आपसे वार्तालाप कर रहा हूँ कि सच्चाई को आपके सामने रखूँ, आपको समझाऊँ। अब ये समझने का समय है, विचारने का समय है। अब आप मैं आह्वान भी करता हूँ कि आपको चाहिए कि आप एक संगठित हों, और संगठित होकर दो चीज़ की मांग करें कि गांव में काम, गांव में सम्मान। गांव में काम का मतलब जब आपको रोजगार मिलेगा, और सम्मान का मतलब गांव में सम्मानित ढंग से जीने के सारे अवसर आपको मिलेंगे। अगर इस दो चीज़ों को ध्यान में रखकर गांव में काम, गांव में सम्मान को लेकर अगर आप संगठित होकर ये काम को आवाज़ उठाएं, तो मैं समझता हूँ कि इस देश को में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। मैं आपके साथ हूँ, मैं आपकी आवाज़ को उपवास करके उठा रहा हूँ, और ये वादा करता हूँ कि आप अगर संगठित होंगे तो आपकी आवाज़ हर स्तर पर उठाने की कोशिश करूँगा, और आपको गांव में ही काम, गांव में ही सम्मान दिलाने के लिए जितनी भी मुसीबतें हमको झेलनी पड़े वो मैं आपके साथ झेलूँगा। बस आपको विचार करिए, आप अपनी सोच बदलिए, और इस नए सोच के साथ आप संगठित होइए, और हमारे साथ, मैं आपके साथ एक ही आवाज़ बुलंद करें कि गांव में काम, गांव में सम्मान। धन्यवाद मजदूर साथियों। फिर हम आपसे वार्ता करेंगे। आज उपवास का दूसरा दिन था, कल उपवास का तीसरा दिन होगा, फिर हम कल भी आपसे बात करेंगे और अन्य बातों के बारे में बताएंगे कि आपको अब क्या करना। एक बार आपके लिए शुभकामना। आप स्वस्थ रहें, आप सुरक्षित रहें, और अपने अपने घरों पर पहुँच के वहाँ एक नया भारत बनाने की कोशिश करें। अपने जीवन को नए ढंग से आप विकसित करने की कोशिश करें, नई ऊंचाइयों को आप हासिल करें। यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।